फ़ाइज़ा, कहाँ हो तुम? मैं कब से नाश्ता माँग रहा हूँ, इतना टाइम लगा दिया। मुझे काम पे जाना था, तुम्हें पता तो है कि आज से मेरा नया काम शुरू हो रहा है। मैं कमरे में बैठा अपनी बीवी को आवाज़ें लगा रहा था, जो थोड़ी देर पहले नाश्ते का कह के गई थी और अभी तक बना के नहीं आई थी। उसी वक़्त फ़ाइज़ा दरवाज़े पे आई, उसके हाथ में ट्रे और चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो कमरे के अंदर आ चुकी थी। नदीम, आप भी ना कितनी जल्दी मच आते हैं? आखिर नाश्ता बनाने में टाइम तो लगता है। मैं आपसे पूछ के तो गई थी, आपने खुद कहा था कि आधा घंटा आप घर पे ही हैं और मैं तो 15 मिनट में आ गई हूँ। वो मुस्कुरा के मेरे साथ सोफे पे बैठ गई, मगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी से थक चुका हूँ, बेजार हो चुका हूँ। मैंने चुपचाप नाश्ता करना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर बाद वो भी कमरे से निकल गई। शायद वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। नाश्ता करने के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे दोनों बेटे स्कूल के लिए तैयार खड़े थे। हम तीनों घर से बाहर निकल गए और जाते जाते मैंने उन्हें उनके स्कूल भी छोड़ दिया। ये हमारा रोज़ का मामूल था। मेरी ज़िंदगी इंतहाई बोरिंग गुज़र रही थी। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कोई मज़ा ही नहीं है। जैसे ही मैं अपने गोदाम पे पहुँचा, वहाँ सलीम को देख के मेरे चेहरे पे खुशी आ गई। वो मेरा जिगरी दोस्त था, जो आज बिना बताए इतने अरसे बाद गोदाम पे आया था। अरे वाह सलीम! आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर तुम बता देते तो मैं घर से तुम्हारे लिए यहीं पे नाश्ता ले आता। मैं तो नाश्ता करके आया हूँ, चलो तुम्हें किसी अच्छी जगह पे नाश्ता कराता हूँ। मैंने जाते साथ ही कहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहीं पे बिठा दिया। ऐसी बात नहीं है, मैं नाश्ता करके आया हूँ, तुम्हें पता तो है अपनी भाभी का, ऐसे घर से कहाँ निकलने देती है। ये मेरी शादी का कार्ड है, तुम्हें देने के लिए आया हूँ। बस चंद दोस्तों को ही बुलाया है, दूसरी शादी कर रहा हूँ। उसी लड़की से जिसे मैं पहली बीवी से भी पहले पसंद करता था। जैसे ही सलीम ने ये कहा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे! ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम दूसरी शादी करने लगे हो क्या? तुम्हारी बीवी मान गई? मैंने हैरत और शौक के मिले-जुले जज़्बात के साथ कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, वो क्यों नहीं मानती? उसे आखिर क्या एतराज़ हो सकता है? जब मैंने उसकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं की। दोनों के घर अलहदा बनवाए हैं, वो बच्चों के साथ रहेगी और मैं अपनी नई ज़िंदगी में ऐश करूँगा। और जब दूसरी भी पुरानी हो जाएगी तो दोनों को बराबर का वक़्त दूँगा। आखिरकार मैं मर्द हूँ, 4 शादियाँ जायज़ हैं मुझ पे। सलीम ने हँसते मुस्कुराते इतनी बड़ी बात कर दी जो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही थी, तो हज़म कहाँ से होती? सलीम, फिर भी क्या तुम्हारी बीवी ने कोई एतराज़ नहीं किया? उससे झगड़ा नहीं किया? क्या ये नहीं कहा कि वो अपने मैके चली जाएगी? जैसे मैंने कहा तो सलीम ने कहा, यार वाक़ई तुम बहुत सोचते हो। तुम्हें पता तो है कि उसके माँ-बाप इस दुनिया में नहीं हैं। वो क्यों भाई के घर जाके बैठेगी और उस पे बोझ बनेगी? जब औरतों पे मर्द कोई फ़ैसला मुसल्लत करते हैं तो वो खुद ब खुद मान ही जाती हैं। शुरू में थोड़ी बहुत नाराज़गी रही है, लेकिन अब वो खुद मेरे निकाह की तैयारियां कर रही है। बस ज़्यादा लोगों को नहीं बुला रहा, गिनती के चंद लोग होंगे और वलीमा भी नहीं करा। बस निकाह में शिरकत करनी है तुमने। सलीम ये कहता हुआ वहां से उठने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे वहीं बिठा दिया। दूल्हे मियाँ, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मिठाई मंगवाते हैं यहीं पे। तुम्हारी दूसरी शादी की खुशी में मुंह मीठा करते हैं, फिर चले जाना। मैंने उसी वक्त ही अपने एक वर्कर को बुलाया और उसे पैसे देके मिठाई के लिए भेज दिया। ना जाने मेरे दिल में क्यों अजीब हलचल मच गई थी। दरअसल मुझे भी तो शुरू से 2 शादियों का शौक था। अगरचे मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। मुझे तो एक बहुत बड़ा मार्का लगता था जो मैं बिल्कुल भी सर नहीं कर सकता था। लेकिन सलीम की बातें मेरे दिल पे असर कर गई थी। थोड़ी देर बाद मिठाई आई, हम दोनों ने मिलके मिठाई खाई और फिर वो वहां से चला गया। मिठाई का छोटा-सा डिब्बा भी मेरी टेबल पे पड़ा था। मैंने एक दूसरा रसगुल्ला उठाया और उसे पूरा ही मुँह में डाल दिया। मुझे तो वैसे मिठाई पसंद थी और सलीम की दूसरी शादी की खुशी में मुझे भी लग रहा था कि मैं भी दूसरी शादी का फैसला जल्द कर लूँगा। मेरी बोरिंग सी ज़िंदगी में अब हल्की-फुल्की बहार आ गई थी। दिल था कि हवाओं में उड़ रहा था। मैं फ़ौज़िया के बारे में सोचने लगा, वो मेरी कोलीग थी। अपना कारोबार शुरू करने से पहले हम एक ही ऑफ़िस में काम करते थे और अब भी वो वहीं काम कर रही थी। मगर मैंने तो माशाल्लाह से अपना कारोबार खड़ा कर लिया था, जो ठीक-ठाक चल रहा था। मैं सारा दिन हँसी-खुशी काम सँभालता रहा और फिर जब शाम को उसी आधे मिठाई के डिब्बे को लेके घर पहुँचा तो फ़ायज़ा और बच्चे खुशी से मुस्कुरा उठे। बच्चे खुश हो गए कि मैं उनके लिए मिठाई लेके आया हूँ और फ़ायज़ा भी खुश थी। मगर फिर पूछने लगी, खैर तो है ये मिठाई किस खुशी में? जैसे उसने ये कहा तो मेरी बोलती बंद हो गई। मैं उसे सच नहीं बताना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई एतराज़ करेगी कि आपके दोस्त कैसे हैं? वो तो ये नहीं जानती थी कि मैं भी ऐसा ही हूँ। मैंने बस फ़ायज़ा से यही कह दिया कि किसी वर्कर के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, तो वही लेके आया है। बच्चे हँसी-खुशी मिठाई खा रहे थे। फ़ायज़ा ने भी मिठाई खाई, मगर मैं अब बिल्कुल ख़ामोश बैठा था। मेरी बीवी कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसके आगे-पीछे कोई ना हो। उसकी बहुत बड़ी फ़ैमिली थी और वो अपने मैके से भी अच्छी-ख़ासी अमीर थी। हर महीने तो उसके माँ-बाप उसे ऐसे ही तोहफ़े दे के चले जाते थे।
غرض کہ وہ مضبوط خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اب مجھے ڈر ستانے لگا کہ سلیم کی بیوی کے تو ماں باپ نہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئی، مگر فائزہ کیسے خاموش ہوگی؟ یہی چیز مجھے اندر سے ستانے لگی اور پھر میں اٹھ کے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اسی وقت فائزہ دروازہ بجانے لگی کہ یہ کیا، آپ نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ میں تو کھانا لگانے لگی تھی۔ تو میں نے اندر سے آواز دی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم بچوں کو کھلا دو اور تب تک میں آرام کر لوں گا۔ اس نے مجھے انسسٹ نہیں کیا کیونکہ کبھی کبھار میں باہر سے کھانا کھا کے آتا تھا۔ وہ میری بات سن کے چلی گئی اور میں بغیر چینج کیے صوفے پر ڈھہ گیا۔ میں نے اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا وہ میں کر بھی پاؤں گا؟ تو اسی وقت میرے دل و دماغ سے آوازیں آنے لگیں کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، فائزہ کوئی عام عورت نہیں، وہ یہ بالکل بھی نہیں ہونے دے گی۔ اچانک میرے دل سے آواز آئی کہ باتوں باتوں میں اس بارے میں اس کی رائے لوں، کیا دوسری شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کسی بھی اور مرد کی میں اپنا نام تھوڑی لینے لگا تھا۔ یہی سوچ کے میں کپڑے وغیرہ چینج کرنے لگا اور فریش ہو کے باہر آیا۔ بچے اور فائزہ کھانا کھا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ فائزہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ بس میرے سامنے کھانا لگانے لگی۔ ہم میں خوب بنتی تھی، میں اس سے خوش تھا، لیکن ہمیشہ سے ایک مرد ہونے کے ناطے میرے دل میں ایک خواہش جاگتی رہتی کہ اگر دو بیویاں ہوں تو زندگی کتنی خوب گزرے گی۔ کبھی ایک کے پاس چلے جاؤ تو کبھی دوسرے کے پاس، ایک ناراض ہو تو دوسری آپ کو راضی کر دے گی، اور اگر دوسری ناراض ہو تو پہلی کے پاس جا کے اپنی زندگی حسین بنا لو۔ یہی سوچ سوچ کے میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ سلیم کی شادی کے بارے میں فائزہ سے بات کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ ہم نے شادی میں جانا ہے۔ حالانکہ سلیم نے صرف مجھے انوائٹ کیا تھا، مگر میں تو فائزہ کا اوپینین لینا چاہتا تھا۔ اور پھر رات کو جب بچوں کو کمرے میں سلا کے فائزہ کمرے میں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے صوفے پہ بٹھا دیا۔ میں خود لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ یہ کیا، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں کچن کا کام ختم کر رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ آپ سو چکے ہوں گے۔ اسے مسکراتے ہوئے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو میں بھی مسکرا دیا۔ نہیں، بس یہ کام کر رہا تھا، تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ میں نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا تو وہ کہنے لگی کہ آج کا دن بس نارمل ہی تھا، ڈیلی کی طرح۔ میں کہاں آپ کی طرح باہر گھومتی ہوں، سارا دن گھر پہ رہتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کھانا بناتی ہوں، بس دن گزر جاتا ہے۔ مردوں کی تو عیش ہوتی ہے کہ باہر انجوائے کر آتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی افسردہ ہو گئی تھی کیونکہ ہم پچھلے 2-3 مہینے سے باہر نہیں گئے تھے۔ میں کام میں اتنا مصروف تھا، ہر بار ایک نیا کام شروع کر لیتا تھا، اس لیے بچوں اور بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ اور اب میں دوسری شادی کی خواہش دل میں دبائے بیٹھا تھا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ میں 2 بیویاں اچھے سے سنبھال لوں گا۔ میرا کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک تھا، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور یہ گھر بھی کافی بڑا تھا، اور اوپر والا پورشن تو ہم نے ویسے ہی بند رکھا ہوا تھا کیونکہ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی تو ہم نیچے ہی رہتے تھے۔ میرا یہی پلان تھا کہ دوسری بیوی کو اوپر رکھ لوں گا۔ اچھا فائزہ، تم ایک بات بتاؤ، تم اسے جانتی ہو نا، سلیم کو، جو میرا بہت اچھا دوست ہے؟ میں نے اب بات کا رخ موڑ دیا۔ میری بات سن کے وہ اسبات میں سر ہلا کے رہ گئی۔ اسے منہ سے کچھ نہ بولا، پھر جب مجھے خاموش پایا تو کہنے لگی، ہاں کیا ہوا آپ کے دوست کو؟ کیا کوئی بات ہے؟ اس کے پوچھنے پہ میں نے اسے وہ سب بتا دیا جو میں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، آج سلیم میرے گودام آیا تھا اپنی شادی کا کارڈ دینے۔ تو فاضہ کو ایک جھٹکا لگا، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ تو کافی بڑے ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں میرے خیال میں، کیا میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ جیسے ہی فائزہ نے سر کھوجاتے ہوئے کہا، جیسے وہ سمجھ رہی ہو کہ وہی بھول رہی ہے کہ سلیم شادی شدہ ہے، تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہہ دیا کہ تم صحیح سمجھ رہی ہو، وہ شادی شدہ ہے، لیکن وہ دوسری شادی کر رہا ہے، تو بس اس نے ہی ہمیں شادی میں انوائٹ کیا ہے اور ہم نے جمعے کے دن جانا ہے۔ جیسے میں نے یہ کہا تو وہ ہکا بکا بیٹھی تھی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، چلیں گے۔ اسے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا لیکچر دیا جیسے وہ ہر بات پہ دیتی تھی۔ میرا دل خوشی کے مارے اچھل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میری باری پہ بھی وہ کچھ نہیں کہے گی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کیا ہوگا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں نے اس سے کہا کہ دوسرا نکاح ہے تو بس تم اور بچے نہ جانا، میں اکیلا جاؤں گا، سلامی دے کے واپس آ جاؤں گا، تم لوگ جا کے کیا کرو گے؟ تو اس بات پہ بھی وہ اس بات میں سر ہلا کے رہ گئی۔ اس کی یہی عادت مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، ہمیشہ ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ میں اس سے خوش تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے دوسری شادی کی ضرورت ہے جب میں اپنی پہلی بیوی سے بالکل خوش ہوں؟ تو میں دوسری شادی کیوں کروں؟ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر کار جمعے کا دن آ گیا۔ جمعہ نماز پڑھنے کے بعد میں گاڑی نکال کے گھر سے نکل گیا۔ جمعہ نماز میں نے محلے کی مسجد میں ہی پڑھ لی تھی اور پھر گھر آ کے جوتے چینج کر کے اب میں گاڑی سڑک پہ لے آیا۔
15 मिनट के अंदर ही मैं सलीम के घर पे पहुंच गया। वहां पे उसकी पहली बीवी भी मौजूद थी। उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, मगर वो बिल्कुल तैयार इधर उधर फिरते हुए सारे इंतजामात देख रही थी। उसके बच्चे भी हंसी खुशी भाग भाग के मेहमानों के बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों को तो कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, मगर उस औरत के चेहरे पे मैंने उदासी देखी थी जिसकी सौतन उसके सर पे आ रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन फिर मैंने सोचा, जब सलीम की बीवी ने इजाज़त दे दी है तो मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी होती है, अगर वो दे दे तो फिर कोई कबाहत नहीं। मैं ये सारी तसल्लियाँ अपने दिल को दे रहा था, क्योंकि अब मैंने ठान ली थी। अभी तो मैंने फौजिया को ढूंढना था, उसके एड्रेस का पता चलाना था, उसके नंबर का कहीं से जुगाड़ करना था जो पहले मेरे पास था। मगर अब उसका पुराना नंबर बंद हो चुका था और फिर मैं निकाह में शामिल हो गया। सलीम के चेहरे पे बेइंतहा खुशी थी। दरअसल निकाह उसके घर पे था। उसकी होने वाली बीवी अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी, इसलिए अब वो उसी के साथ यहीं पे आई हुई थी। और फिर निकाह होने के बाद सलीम की पहली बेगम ही अपनी सौतन को लेके कमरे में बिठा के वापस आ गई और मेहमानों को टूटे दिल के साथ खाना पेश करने लगी। ये ऐसा मंजर था कि हर आंख नम थी, मगर फिर भी हर कोई सलीम को मुबारकबाद दे रहा था। मगर मैं सबकी आंखें देख सकता था। सभी सलीम के करीबी दोस्त और रिश्तेदार थे, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि सलीम तूने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि सलीम की पहली बीवी टूटे दिल के साथ इधर उधर फिरते हुए सारे काम आराम से कर रही थी। उससे कोई शिकायत नहीं की और ना ही चेहरे पे कोई ऐसा रंग लाई कि लोग उस पर हमदर्दी करते। लेकिन फिर भी इंसान तो इंसान होता है और इंसान की आंखें होती हैं जो सबको सामने वाले का चेहरा बड़ी आसानी से दिखा देती हैं। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और सलीम को सलामी देने के बाद वहां से निकलने लगा तो सलीम ने मुझे रोक लिया और कहा कि तुम भी दूसरे लोगों की तरह बस अभी से जा रहे हो, रुको, बाद में बातें शातें करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, रुक जाओ। उसकी बात में मुझे रुकना ही पड़ा। आखिरकार मेरा बचपन का दोस्त था। थोड़ी देर बाद सब लोग चले गए तो सलीम ने अपने किचन में अपनी पहली बीवी को चाय का ऑर्डर दिया और मुझे लेके छत पे पहुंच गया। अभी शाम नहीं हुई थी, असर का वक्त था। थोड़ी देर के अंदर ही उसकी बीवी बेचारी वहीं पे चाय के 2 कप लेके आ गई। वो जाने लगी तो मैंने उससे रोक लिया। भाभी, 1 मिनट बात सुने। वो बेचारी रुक गई थी। मैंने उसी वक्त ही सलीम के सामने उसकी पहली बीवी से कहा, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? क्या आपको कोई एतराज़ है? क्या उसने आपके साथ ज़बरदस्ती की कि आप उसकी हाँ में लाएं? सलीम मेरा दोस्त था, मैं उसके सामने ये बड़ी आसानी से कह रहा था। सलीम के चेहरे पे कोई नागवारी नहीं आई, क्योंकि वो सच्चा था। उसकी बीवी ने भी यही कहा कि नहीं भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं, सलीम मर्द हैं, उन्हें 4 शादियाँ करने की इजाज़त है। फिर उन्होंने वादा किया है कि अपनी दुल्हन में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं करेंगे, तो फिर मुझे क्या ही एतराज़। एक औरत को तो यही सब चाहिए होता है। हमारे पास छत है, मेरे बच्चे हैं, ये हमारा नान नफ़के का खर्चा उठाएंगे, तो मैं और कुछ नहीं चाहती। ये कहते हुए सलीम की बीवी की आवाज़ मुझे कांपती हुई महसूस हो रही थी, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट थी। फिर वो वहाँ से चली गई तो मैं भी अब खामोश हो गया। सलीम कहने लगा, देखा तुम्हें, क्या लगा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कोई ऐसा वैसा मर्द नहीं जो पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर रहा है। मैंने पहले अपनी बीवी से इजाज़त ली, उसके बाद दूसरी शादी की बात चलाई। सलीम चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर मैं चाय नहीं पी रहा था। अब तुम्हें क्या हुआ है कि अब भी तुम्हें कोई शक है? जैसे ही सलीम ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए मुझे झंझोड़ा तो मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। मैं एक और कश्मकश से गुजरा हूँ। बस तुम्हें क्या कहूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। मैंने दिल की हालत उसे बताई तो उसने चाय का कप मेज़ पे रखा और कहने लगा, तो मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात हल करने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। जैसे ही सलीम ने कहा तो मैंने सब सच उगल दिया कि मैं भी कब से दूसरी शादी के लिए तड़प रहा हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आती कि मैं फ़ायज़ा से किस तरह बात करूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी, लेकिन तुम्हारी शादी के ज़िक्र के वक्त उसने बस मुस्कुरा के यही कहा था, हाँ वो शादी में आएगी। उससे कोई एतराज़ नहीं किया कि तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि वो मान जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिल डरता है। मैंने इतनी लंबी तकरीर एक साथ की तो उसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा, यार तुम एक मर्द हो, यूं घुट घुट के जीने से अच्छा है तुम एक ही बार में भाभी से बात करो, उससे इजाज़त लो और अपनी मर्जी की दूसरी औरत से शादी करो। बेशक तुम भाभी से खुश हो, लेकिन तुम्हारा हक है। तुम मर्द हो के एक बीवी पे गुजारा नहीं कर पा रहे तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने की। निघत अच्छी औरत है, उससे मेरे बच्चे भी हैं, मैं खुश हूँ, हर चीज़ ठीक ठाक चल रही है। लेकिन मेरे दिल में एक हूक उठती थी कि मेरे पास दूसरी औरत हो जो कम उम्र हो, हसीन हो, मेरा ख्याल रखे और मैं फिर से जवानी की तरफ लौट जाऊं। तो बस इसीलिए मैंने शादी की और तुम भी कर सकते हो। डरने की बिल्कुल बात नहीं। जिस तरह मैंने तकरीर की थी सलीम ने भी बिल्कुल उसी तरह हर चीज़ डिटेल में मुझे समझा दी।
मैं उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, फिर उससे कहा, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें कोई पसंद है? उसकी इस बात पे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सलीम, तुम्हें फ़ौज़िया याद है जो हमसे 3 साल जूनियर थी? वो अभी अपने भाई-भाभी के साथ रहती है और अभी तक उसने शादी नहीं की। 6 माह पहले मैंने तो नौकरी छोड़ के कारोबार शुरू कर लिया था, मगर मुझे उम्मीद है कि वो अब भी उसी कंपनी में काम करती होगी। मेरा दिल चाहता है कि उससे दूसरी शादी कर लूँ। वो बड़ी हसीन थी। अगर अम्मा अब्बा मुझे फ़ायज़ा से शादी पे मजबूर ना करते तो शायद मैं फ़ौज़िया का ज़िक्र कर देता। मगर तुम्हें पता तो है कि अम्मा अब्बा बड़े सख्त थे, कहते थे कि ख़ानदान में ही शादी होगी। लेकिन अब तो वो नहीं रहे, तो मैं अपनी मर्ज़ी कर सकता हूँ ना। मेरी बात सुन के सलीम ने हंसते हुए कहा, यार तुम्हें अभी तक वो नहीं भूली? वो भूरी आंखों वाली बड़ी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब तो वो मेरी भाभी बनने वाली है। ये कह के वो पीठ पे हाथ रख के हंसने लगा और मैं भी हंसने लगा। दिल हल्का करने के बाद आखिरकार हम दोनों नीचे आ गए और फिर मैंने सलीम से इजाज़त ली और उसे खुदा हाफ़िज़ कहने के बाद मैं उसके घर से निकल आया। फिर गाड़ी में बैठ के मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता मैं यही सोचता रहा कि अब मुझे फ़ौज़िया के बारे में पता लगाना होगा। अगली सुबह मैं काम पे जाने के बजाय उस कंपनी में पहुँच गया जहाँ पे मैं कुछ अर्सा पहले काम करता था। मुझे वहाँ से पता चला कि फ़ौज़िया अब भी यहीं काम करती है, मगर फ़िलहाल वो 1 हफ़्ते की छुट्टी पे अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई है। मुझे सुन के बड़ी मायूसी हुई। मैं 1 हफ्ते का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। निकाह के लिए तो मैं महीने का भी इंतज़ार कर सकता था, लेकिन फ़ौज़िया से बात करने के लिए मैं 1 मिनट का भी क्या, 1 पल का भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने वहीं से फ़ौज़िया का नंबर हासिल करने की कोशिश की, मगर ये कंपनी के असूलों के ख़िलाफ़ था। तो उन्होंने मुझे वहाँ से भेज दिया, मगर मैं वहाँ से गया नहीं। थोड़ी देर बाद मैं भी उस काउंटर पे गया और उस लड़की को 5,000 का करारा नोट दिखाया। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, सर, आप बड़े ढीठ हैं। बताएँ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो मैंने उससे कहा, जो मैंने तुमसे पहले कहा था, बस वही हेल्प करो। मुझे फ़ौज़िया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहली मर्तबा मैंने ये 2 नंबरी का काम किया था। आखिर क्या करता, दिल के मामले में 2 नंबरी तो करनी पड़ती है। 5 मिनट के अंदर ही फ़ौज़िया का नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो चुका था और मैं बाहर अपनी गाड़ी में आ चुका था। मैंने उसी वक़्त ही व्हाट्सऐप पे मैसेज किया तो वो ऑनलाइन नहीं थी। मैं डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहता था, क्योंकि भले ही हमने कॉलेज में एक साथ पढ़ा था, वो हमारी जूनियर थी, लेकिन जानती तो थी, और फिर ऑफ़िस में भी साथ काम किया था। लेकिन कभी इतनी फ्रैंकनेस नहीं हुई थी कि मैं उसे ऐसे ही कॉल कर दूँ। लेकिन अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, डबल टिक नहीं लगे, जिसका मतलब यही था कि वो ऑनलाइन नहीं। मरता क्या ना करता। मैंने उसी वक़्त कॉल मिला दी तो दूसरी तरफ नंबर मसरूफ़ जा रहा था। तो मुझे और भी ज़्यादा उलझन होने लगी कि ये क्या बात हुई। उस लड़की ने कहा था कि आजकल फ़ौज़िया यही नंबर यूज़ कर रही है, तो फिर ये नंबर इतना मसरूफ़ क्यों चल रहा है? शायद वो किसी और से बात कर रही थी, या शायद मोबाइल साइलेंट पे था। जो भी था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अब फिर मायूसी के साथ मैं अपने गोदाम पहुँच गया, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे। मगर मैं सोफ़े पे बैठा यही सोच रहा था कि अगर फ़ायज़ा ने मुझे शादी ना करने दी तो मेरा क्या होगा? यही सोच के मेरा बुरा हाल हो गया था और सर में भी दर्द होने लगा था। इसीलिए मैं दोपहर को ही घर आ गया। फिर शाम को जब मुझे फ़ौज़िया के नंबर से मैसेज आया कि जी कौन? तो मेरा दिल फड़फड़ा उठा। मैंने उसी वक़्त वॉइस नोट भेज दिया कि मैं हूँ। आवाज़ पहचान के तुम्हें पता तो चल गया होगा। वो ऑनलाइन थी, ब्लू टिक फ़ौरन से लग गए। वो अब टाइपिंग करने लगी। मेरा दिल उछल के हलक में आ रहा था। मैंने फिर से वॉइस मैसेज किया कि पहले ये बताओ, पहचाना है तुमने या नहीं? वो टाइपिंग कर रही थी और मैं वॉइस मैसेज सेंड कर रहा था। फिर इस बार उसे वॉइस मैसेज किया जिसमें वो कहने लगी, जी, जी, मैं समझ गई हूँ आप कौन हैं। आप नदीम हैं ना? बताएँ क्या बात है? उसके लहजे में मुझे थोड़ी-सी मिठास महसूस हुई तो मैंने उससे कहा, बस कुछ ज़्यादा ख़ास बात तो नहीं। आपका वैसे ही हाल-अहवाल पूछना था। कंपनी छोड़ने के बाद से आपसे बात ही नहीं हुई, तो बस इसीलिए आपको मैसेज किया। इस बात पे उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा सवाल कर डाला, क्या आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? ये तो मेरा न्यू नंबर है। ये तो मेरे किसी कोलीग के पास है ही नहीं। इस बात पे मैंने भी सीधा-सा जवाब दिया कि मैंने कंपनी से हासिल किया। तो उसे कुछ नहीं कहा कि उन्होंने मेरा नंबर क्यों दिया। शायद उसे भी कोई ख़ास एतराज़ नहीं था। इधर-उधर की बातें करने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि अब ज़िंदगी में क्या कर रही हो? मुस्तक़बिल के बारे में कुछ सोचा है? तो वो कहने लगी कि अभी तो कुछ नहीं सोचा। अभी तो काम कर रही हूँ, बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर होगा। उसने शादी का ज़िक्र नहीं किया, इसलिए मेरा दिल बाग-बाग हो गया कि अभी तक उससे कोई मंगनी वग़ैरह नहीं की। अब हमारी बातें मोबाइल पे बढ़ने लगीं। 1 हफ़्ते बाद जब वो वापस आई तो मैं कंपनी भी पहुँच गया ताकि उससे मुलाकात कर सकूँ। वो देख के हैरान रह गई, लेकिन मैंने उससे कहा, यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा तुमसे मिलता हुआ जाऊँ। आखिर को कॉलेज के ज़माने की दोस्ती है। वो वैसे भी अच्छी लड़की थी, आराम से बात कर लेती थी, मगर जल्दी किसी मर्द के साथ फ्री नहीं होती थी।
मगर हमारा तो बहुत पुराना साथ था, इसलिए बड़े आराम से बात कर रही थी और मेरे लिए चाय समोसे भी मंगवाए। दरअसल अब उस कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम कर रही थी। वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थी और उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। वो फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसने शादी का इरादा तर्क तो नहीं कर दिया। वहां से निकलने से पहले मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि कहा तुम्हारे भाई भाभी नहीं कहते कि तुम अब शादी कर लो? अब शादी की उम्र तो हो चुकी है। इस बात पे वो कहकहा लगा के बोली कि वो तो हर वक्त कहते हैं, उनका तो बस नहीं चलता कि मुझे बस किसी के साथ भी रुखसत कर दे, मगर मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शादी की वजह से बंदा अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाता, बस एक रिश्ते में बंध के रह जाता है। इसलिए मैं बस इस बारे में नहीं सोचती। उसकी इस बात पे मैं खुश हो गया था कि अभी उससे किसी को पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि वो झूठ नहीं बोलती। अगर उसका किसी से शादी का इरादा होता तो वो मुझे ज़रूर बता देती। एक तौर पे मैं खुश भी हो रहा था कि उसने किसी को पसंद नहीं किया, मगर दूसरी तरफ उदास भी हो रहा था कि अगर मुझे भी उसने ऐसे ही इनकार कर दिया तो क्या होगा? वो ये भी जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बेटे भी हैं। बस मैंने उससे कह दिया कि अपनी पिछली दोस्ती को बहाल करते हैं। अब एक-दूसरे से बातचीत करते रहेंगे और अगर तुम मेरे कारोबार में आना चाहो तो मोस्ट वेलकम। इस बात पे वो कहने लगी, नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। मेरे पास इतना सरमाया नहीं कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूँ। तो मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपसे बराबर का सरमाया कौन पागल लेगा? आपके पास जितने हैं आप शामिल कर लीजिएगा। हम 50-50 के पार्टनर बन जाएँगे। इस बात पे वो थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन फिर नफ़ी में सर हिला दिया, जिसका यही मतलब था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। मगर मैंने उसके चेहरे पे हज़ार रंग देखे थे। मैं जानता था कि वो एक समझदार लड़की है और मैं ये भी जानता था कि ये ऑफ़र उसे अच्छी तो लगी, मगर वो हैरान है कि मैं कैसे इतने कम पैसों में से 50-50 का पार्टनर बनाने का कह रहा हूँ। उसे क्या पता था कि मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ और उसे कब से दिल में बसाए हुए हूँ। ये अलग बात थी कि अपनी शादी के बाद मैंने फ़ौज़िया को बिल्कुल ही भुला दिया था। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगा था, बच्चे हो गए, फिर कारोबार में लग गया तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। शायद सच्ची मोहब्बत नहीं थी, बस ऐसे ही वो लड़की मुझे अच्छी लगती थी। अच्छे लगने और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। अगर मोहब्बत होती तो शायद मैं उस वक़्त अम्मा-अब्बा से लड़ जाता कि मुझे फ़ाइज़ा से नहीं, फ़ौज़िया से शादी करनी है, लेकिन मैं तो उस वक़्त भी खुश हो गया कि चलो शादी तो हो रही है। 2-4 रोज़ बाद मुझे फ़ौज़िया का मैसेज आया। वो कह रही थी कि उस दिन आप पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। तो मैंने अपने भाई से बात की है, वो कहते हैं कि वो मुझे अपनी तरफ से कुछ पैसे देंगे तो मैं आपके साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हूँ। मैं 50-50 तो नहीं कर पाऊँगी, अगर आप चाहें तो मुझे 30 या 40% का शेयर दे दें। इस बात पे मैंने उससे कॉल कर डाली। मैं छत पे चला गया, उससे मेरी कॉल रिसीव की और कहने लगी, अरे आपने तो कॉल ही कर डाली, मैं तो भैया-भाभी के साथ बैठी थी। फ़ौरन से वहाँ से भाग के आई हूँ। उसकी इस बात पे मुझे थोड़ा शक हुआ कि वो मेरे बारे में इस तरह का कुछ सोच रही है। मैंने उससे कहा, फ़ौज़िया, मैंने तुम्हें उस दिन कहा तो था कि तुम जितने भी पैसे दो मगर फिर भी तुम प्रॉफ़िट में 50-50 की पार्टनर बन सकती हो। आखिरकार हमारा लड़कपन का साथ है। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? और दूसरी बात कि तुम कितनी तजर्बाकार हो। तुम नए-नए कारोबार के आइडियाज़ दोगी तो मेरा भी तो फ़ायदा ही होगा। मैं हँसते-मुस्कुराते छत पे टहलते हुए उससे बात कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ता साफ़ है। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि पहले उसे पार्टनर बनाऊँगा, उसके बाद शादी की बात करूँगा, तो वो इनकार नहीं कर पाएगी और इस दौरान मैं फ़ायज़ा से उसकी रज़ामंदी भी ले लूँगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रास्ता साफ़ हो गया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं और ज़्यादा उलझता जा रहा हूँ। अगले हफ़्ते से ही उसने अपनी जॉब छोड़ के मेरे ऑफ़िस आने लगी। गोदाम के पास ही मैंने एक बहुत बड़ा ऑफ़िस बनाया था, जिसमें हम बैठ के कारोबारी डिस्कशन वग़ैरह करते थे। फ़ौज़िया के आते साथ ही मैंने कह दिया कि अब तुम्हारा अपना ऑफ़िस है। तुम 50-50% की मालिक हो, तो तुम अपनी मर्ज़ी से आ-जा सकती हो। तुम्हें कोई रोक-टोक नहीं और जब भी चाहो तुम काम के सिलसिले में या किसी भी सूरत में यहाँ से पैसे ले सकती हो। इस बात पे वो मुस्कुराते हुए बोली, नदीम, ये तो तुम्हारी करम नवाज़ी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ और ये मुझे मेरे भैया ने सिखाई कि कारोबारी मामलात में कोई दोस्ती नहीं होती। इसलिए मैं ये एग्रीमेंट लाई हूँ। तुमने खुद ही कहा है कि मैं 50% की मालिक हूँ, तो यहाँ पे हम दोनों के साइन हो जाएँगे, तो फिर ये प्रूफ़ रहेगा कि हम इस कारोबार में 50% के मालिक हैं। इस बात पे मैं थोड़ा-सा हिचकिचाया, लेकिन फिर मेरे दिल में शादी की बात आई तो मैंने वहाँ पे साइन कर दिए। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो वैसे ही तुमसे दूर-दूर रहती थी। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँगी और देखना हम दोनों की मेहनत रंग ले आएगी। मैं इतना खुश हो रहा था, दिल में लड्डू फूट रहे थे। बस मैंने सोच लिया कि आज ही घर जाके फ़ायज़ा से इस बारे में बात करूँगा कि मुझे दूसरी शादी करनी है और फिर जैसे ही वो इजाज़त देगी तो मैं फ़ौज़िया के कान में भी ये बात डाल दूँगा। और मैं अच्छे से जानता था कि वो मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। वो तो अब मेरी पार्टनर भी थी, तो वो मुझे शादी के लिए कैसे इनकार कर सकती थी? और ऊपर से उसकी उम्र भी अब अच्छी-खासी हो गई थी।
बेशक वो मुझसे थोड़ी कम उम्र थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जवान तो नहीं थी कि अब उसे कोई ऐसा लड़का मिलता जो गँवारा हो। वहाँ हमने सारा दिन एक साथ काम के सिलसिले में गुज़ारा था, मगर मेरी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ौज़िया के चेहरे पे थीं। मैं उस पर से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। गुलाबी रंग के जोड़े में वो बहुत हसीन लग रही थी। दिल चाह रहा था कि अभी उसे लेके कोर्ट चला जाऊँ और हम कोर्ट मैरिज कर लें, लेकिन अभी तो मैंने ये बात उसके सामने रखी ही नहीं थी, इसलिए मैं अपने जज़्बात का इज़हार उससे नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि वो मान जाएगी। ना जाने क्यों मुझे ये इल्हाम हो रहा था। फिर रात के डिनर भी हमने वहीं ऑफ़िस पे ही किया और 9 बजे तक वहीं पे ही बैठे रहे। फिर वो कहने लगी, मेरी तो अब नींद से बुरी हालत है, मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुम अपने ड्राइवर को मत बुलाओ। तो वो कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे रोज़ पिक एंड ड्रॉप भी मिल जाए तो मैं और क्या चाहती हूँ। मैंने तो आज कहा था, लेकिन वो रोज़ का ज़िक्र करने लगी, जिसका यही मतलब था कि वो मेरे साथ रह के खुश है। हम दोनों गाड़ी में बैठे और 10 मिनट के अंदर मैंने उसको घर ड्रॉप किया, तो वो कहने लगी कि अंदर चलें, भैया भाभी से मिलें। तो मैंने कहा, नहीं, फिर कभी, रात है, अच्छा नहीं लगता। वो बाय करती हुई चली गई और मैं भी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि अभी तक बच्चे जाग रहे थे। मैंने फायजा से पूछा तो वो कहने लगी, दरअसल इनके इम्तिहानात आने वाले हैं, तो बस इसी वजह से वो तैयारी कर रहे हैं। आप कहते हैं तो मैं सुला देती हूँ। वो समझ गई थी कि मैं बच्चों को जागता हुआ नहीं देखना चाहता। दरअसल वो समझ रही थी कि मैं उसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ, जो मियाँ-बीवी अकेले में गुज़ारते हैं। वो गलत समझ रही थी। मैं तो बस ये चाह रहा था कि बच्चों की गैर मौजूदगी में मैं फ़ाइज़ा से वो बात करूँ, जो मैं करने की ठान चुका था। मैंने उससे कहा, नहीं, बच्चे तो अपने कमरे में बैठे हैं, तुम बस कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो वो हँसते मुस्कुराते बेड पे आके बैठ गई। मैं जो बेड पे बैठा था, मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फ़ायज़ा, मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसे तुमने बड़े तहम्मुल के साथ सुनना है, ये नहीं कि तुमने वैसे ही वावेला मचा देना है। मैंने कहा तो वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप बताएं, ऐसी कौन सी बात है, मैं क्यों ववेला मचाऊंगी। आप जानते हैं मैं आपकी हर बात मान लेती हूँ, तो ये भी आराम से मान लूँगी। उसके चेहरे पे थोड़ी-सी परेशानी आई थी, उसे लग रहा था कि मैं कोई ऐसी-वैसी बात करने वाला हूँ, मगर मुझ में अब हिम्मत नहीं रही थी। मैं खामोश होके बैठ गया तो वो कहने लगी कि वैसे भी मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि आपके साथ कोई मसला है। आप बता भी दें, मैं भी कुछ दिनों से ये सोच रही थी कि आपसे पूछूँ। अगर आप आज खुद ये बता रहे हैं तो ये अच्छी बात है। जैसे ही उसने मुझे थोड़ा हौसला दिया तो मैंने अपनी बात उसके सामने रख दी और कह दिया कि मैं दूसरी शादी की ख़्वाहिश रखता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। मैं तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे हकूक़ भी पूरे करूँगा और बच्चों के फ़राइज़ भी। कभी तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा, तुम्हें ये महसूस नहीं होगा कि तुम्हारे सर पे सौतन आई है। बस तुम मुझे इजाज़त दे दो। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। वो बहुत दुखी-सी महसूस हो रही थी। फिर वो तल्ख़ी से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं आपको इजाज़त देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी ये बात सुन के मैं थोड़ा-सा खुश हुआ और थोड़ा-सा परेशान भी कि आखिर उसकी कौन-सी शर्त है? मैंने पूछा तो वो कहने लगी, आप मर्द हैं, आपको दूसरी शादी की बिल्कुल इजाज़त है, मैं आपको रोक नहीं सकती और ना ही मैं रोकने का हक रखती हूँ। लेकिन मैं एक हक रखती हूँ, अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ खुश ना रह सके, तो उसे इजाज़त है कि वो खुला लेके जा सकती है। मैं आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ और मैं तकरीबन 1 हफ़्ता इंतज़ार भी करूँगी। अगर आपने अपनी नई दुल्हन और मुझ में ज़रा बराबर भी फ़र्क किया, तो उसी दिन मैं अपने बच्चों समेत अपने माँ-बाप के घर चली जाऊँगी और उसी दिन ही आप पे खुला का केस दायर कर दूँगी। क्योंकि मैं किसी ऐसे मर्द के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो मुझे खुश ना रखे और मैं उसके साथ बेज़ारी महसूस करूँ। उसने बड़े तहम्मुल के साथ ये बात की। उसके चले जाने के डर से तो मेरी रूह छलनी हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ तो उसे भी तो ऐसा लगा होगा कि मैं दूसरी औरत के पास चला जाऊँगा। मैंने उसे फिर से समझाना चाहा तो वो कहने लगी, नहीं, आप फ़िक्र ना करें, मैं कोई इनकार नहीं करी, बल्कि मैं खुद आपका निकाह कराऊँगी, आप जिससे करना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने शर्त रखी है वो कायम रहेगी। उसी वक़्त मेरा दिल काँपने लगा कि अगर मैं बराबरी ना रख पाया तो वो चली जाएगी, मेरे बच्चे चले जाएँगे। मैंने उसके साथ इतनी ज़िंदगी गुज़ारी है, मैं तो उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। भले फ़ौज़िया मुझे पसंद थी, लेकिन फ़ाइज़ा की अपनी ही जगह थी। तो मैंने फ़ाइज़ा से कहा, ठीक है, फिर यही शर्त हमारे दरमियान रहेगी। इसके बाद वो खामोश हो गई। अगली सुबह सवेरे उठ के मैं काम पे निकल आया। मैंने सोच लिया था कि आज मैं फ़ौज़िया से इस बारे में बात कर लूँगा। मैंने दिल पे पत्थर रख के ये सोच लिया था कि बस मैं बराबरी कर लूँगा, हालाँकि कहीं न कहीं मैं भी सोच रहा था कि मैं कभी न कभी तो फ़र्क कर ही बैठूँगा। इस बात से मुझे झुरझुरी सी आती थी, लेकिन फ़ौज़िया से शादी का जुनून भी अपनी जगह कायम था।
जब फौजिया आई तो मैंने उसका हाथ थाम के जैसे ही उसे प्रपोज किया तो उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा दिया और कहने लगी, शर्म नहीं आती एक शादीशुदा इंसान होके मुझ पे डोरे डालते हुए। आपके तो बच्चे भी हैं। मैंने आपसे सीधे मुंह बात क्या कर ली, आप तो आगे ही बढ़ रहे हैं। आप जैसे घटिया इंसान के साथ तो मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए थी। बस आज हमारा सब कुछ यही खत्म हुआ। मुझे मेरे शेयर्स वापस करें। आज के बाद हमारी कोई बात नहीं होगी। वो गुस्से से बिफरी हुई शेरनी की तरह चिल्ला रही थी। उसके एक थप्पड़ ने मुझे सिखा दिया कि फ़ायज़ा और फौजिया में बहुत फ़र्क है। फ़ायज़ा ने आज तक कभी मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया था और फौजिया, जिसके लिए मैंने अपना कारोबार उसके नाम लगा दिया, वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी। मैंने उसी वक्त उससे कहा, ठीक है, मैं चेक लिख के देता हूँ, अपने पैसे लेके निकल जाओ यहाँ से। तो वो कहने लगी, मिस्टर नदीम, शायद आप भूल गए हैं कि हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। मैं आपके कारोबार की 50% की मालिक हूँ। मैं सिर्फ अपने शेयर्स नहीं लूंगी। अगर आपने 50% के शेयर्स मुझे देने से इनकार किया तो आप पे केस हो जाएगा। जैसे ही उसे ये कहा तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं जानता था कि मैं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार चुका हूँ, लेकिन अब मैं उसे अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर फेंकना चाहता था। तो मैंने उसी वक्त चेक के उतनी रकम लिख दी जो आधे कारोबार की रकम बनती थी। फिर मैंने उसे वहाँ से जाने का कह दिया। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस इतना था कि मैं उस नुकसान को अफोर्ड कर सकता था। जब मैं घर पहुंचा तो फायजा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी और कहा, बस मैं अपना इरादा बदल चुका हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा। तो वो कहने लगी, आप मेरी वजह से ऐसा मत करें। अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो कर लें। बस मैं अपनी शर्त भी वापस ले लेती हूँ। आप चाहे मेरे साथ जैसा सलूक करें, मैं आपके साथ रहूंगी। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं उसे सच नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने बस यही कहा कि अब पुरानी बातों को छोड़ो। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो रोते हुए कहने लगी, मुझे तो यकीन नहीं आता कि आपने ऐसी बात की, लेकिन आज मैंने खुद को समझा लिया था कि आपका हक है। मुझे गैर औरत ने सबक सिखा दिया कि घर की औरत घर की और गैर गैर होती है, और ये सबक मुझे सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी था। अगले कुछ दिन तो फ़ायज़ा नाराज़ नाराज़ से फिरती रही। मेरे सारे काम खामोशी से कर देती, मगर मेरे करीब ना आती और ना ही कोई बात करती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी मोहब्बत ने उसे पहले जैसा कर दिया। मैंने उसके पैरों में गिर के कई मर्तबा कहा कि वो एक पागलपन था जो गुजर चुका है, मैं अब दोबारा नहीं करूँगा। कि तो अब उसे भी मुझ पे यकीन आ गया और हमारी ज़िंदगी फिर से वैसी हो गई, सिर्फ फ़ायज़ा की वजह से। क्योंकि अगर उसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो अपना घर ख़राब करके चली जाती, मगर उसने तहम्मुल के साथ काम लिया, जिसकी वजह से आज हमारा रिश्ता पहले की तरह हँसता मुस्कुराता था।